चलिए हेलो एवरीवन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोल साइंस 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपके पास एक इंडियन पॉलिटिकल साइंस की बुक है और इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो आएंगे, और अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में। और बिलीव करता हूँ कि आप सब इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, सो बेसिकली चैप्टर का मीनिंग ये है कि किस तरीके से आज़ादी के बाद और एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस समय किस तरीके की चुनौतियों का सामना उस समय की सरकार को करना पड़ा। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट से चैप्टर शुरू होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था आज़ादी के बाद लाल किले पर भी, और साथ के साथ उस समय के जो संसद चल रही थी, या इसको हम बोल सकते हैं संविधान सभा। क्वेश्चन आता है 14-15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू का भाषण किस नाम से था? तो बहुत आसान है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बड़े अच्छे प्रिंट्स। कुछ चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक पिक्चर दे रखी है कि किस तरीके से आज़ादी के बाद कई स्थानों पर लोगों ने मिलकर आज़ादी का जश्न मनाया, और दूसरी तरफ कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए, मीन्स धर्म के आधार पर लड़ाई हुई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का जो आएगा, वो ये है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कौन सी 3 मुख्य चुनौतियाँ थी। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें आप सब इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आपको लिखना क्या है और कैसे किस तरीके से आपके पॉइंट्स रहेंगे। देखिए, पीडीएफ नोट्स में आपको बताया गया है आपकी जो हेडिंग है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो पहली जो चुनौती, अगर हम सीधा सीधा बात करें, वो आती है एकता के सूत्र में देश को बांधना। और इसके बारे में अगर आप बात करोगे तो इसमें देखो बताया गया है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के सामने बहुत सारी क्या थी, चुनौतियाँ थी। ठीक है, और अगर इन चुनौतियों के बारे में हम बात करें तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग थे, और इन लोगों के बीच भाईचारे को बनाकर रखना। जिस तरीके से देश में अलग अलग स्थानों पर लड़ाई हो रही थी, और उस समय हमारे देश की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भाषा, संस्कृति, धर्म के लोगों के बीच में क्या बना के रखना है, भाईचारा। ठीक है, अब इसके लिए जो सबसे अच्छा काम किया गया वो भी आप क्वेश्चन में लिख कर आ सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा तो देखिए, इसमें बताया गया है कि कैसे देश को एक तरीके से क्या किया गया, बहुत अच्छा संविधान हमने तैयार किया। और संविधान तैयार करने से हमने एक जो सबसे बड़ा काम कर दिया वो ये था कि लोगों को समानता का अधिकार दिया, है ना। हमारे संविधान में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो थी समानता। देखिए, अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि दूसरी चुनौती कौन सी थी। तो देखो, जिस तरीके से आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने हमें बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं दिया, या इस तरीके से कहें कि उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल देश के लोगों को नहीं करने दिया। इसमें मौलिक अधिकार, समानता, वो सारे अधिकार थे जो हमें एक लोकतांत्रिक देश में बहुत आवश्यक होते हैं। इसके लिए उस समय की सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे देश के सामने लोकतंत्र को बेहतर बनाया जाए। तो देखिए, इसका भी सेम वही हमारे, अगर हम देखें तो लोकतंत्र को बनाने के लिए हमने सीधा सीधा क्या किया, दोबारा से एक ऐसा संविधान तैयार किया जो हमारे लोगों के लिए साफ रूप से ये दिखाए कि हाँ भाई, हमारे देश में लोकतंत्र है। सबसे बड़ी चीज़ आपको जो इसमें लिखकर आनी है वो ये है कि किस तरीके से देश में 18 वर्ष से ऊपर, उस समय हालांकि ये उम्र 21 साल थी, तो इसमें बताया गया कि कैसे लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। इसमें दूसरे देशों में देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा कि कैसे देश के लोगों को बताया गया कि आप महिला हैं, पुरुष हैं, अनपढ़ हैं, आपके पास संपत्ति नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई बार नहीं है।
कोई रुकावट नहीं, आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा अगर आपने न्यूनतम आयु 21 वर्ष प्राप्त कर रखी है तो। अब आते हैं हम देखिए तीसरी चुनौती पर, और इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से देश में जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो किताब में बताया गया कि कैसे मात्र 2% लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत अच्छी संपत्ति थी उस समय। हालांकि लोगों की 98% भी देखा जाए तो लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। बहुत सारे कपास के जो खेत थे वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए थे, इससे कि खेती पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा, और साथ के साथ समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी में उस समय जी रहा था। ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ की गई वो ये था कि समाज के वंचित वर्ग को सुविधा देना। क्योंकि आपको जो सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि समाज के सबसे बड़े वर्ग को हमें क्या देनी थी, सुविधा। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो आपको याद रखनी है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, हालांकि आप इसके बारे में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से समाज को बहुत बड़े स्तर पर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी व्यवस्था बनाने के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, और साथ के साथ हर राज्य में सरकार ने उन योजनाओं से लाभ पहुंचाने की कोशिश करी। देखिए, क्योंकि आपसे 3 मुख्य चुनौतियां पूछी गई हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ इस चीज़ के बारे में लिख कर आ जाना है और हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कई बार वर्ड्स थोड़े से कम रह जाते हैं हमारे पास लिखने के लिए, तो आप इसके ABC में पॉइंट बना के आ सकते हैं। साथ के साथ जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारी और दूसरी चुनौतियाँ भी थी, इसमें आप कृषि उत्पादन के बारे में लिख सकते हैं। अभी जैसा कि आपको बताया कि कृषि उत्पादन में बड़े स्तर पर कमी आ गई थी, कपास के बहुत बड़े क्षेत्र हमारे पाकिस्तान में चले गए, और उस समय हमारे पास इतनी ज़्यादा तकनीक नहीं थी जिससे कि हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर पाए। सीधा सीधा अगर हम देखें दोबारा से सरकार ने इसके लिए क्या किया, अगर आप देखेंगे तो सरकार ने इसके लिए बड़े स्तर पर बड़े बांधों का निर्माण किया। ठीक है, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप याद रख के आ सकते हैं और लिख कर भी आ सकते हैं। देखिए, अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो गरीबी का अंत करना और ये सारी चीज़ें थी इसमें, और देश को विकसित करने के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना था। उस समय मात्र अगर मतदाताओं की बात करें तो 15% लोग थे जो शिक्षित थे, इसलिए जनता का विकास करना सर्वोच्च स्थान पे था। तो ये कुछ सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद 1-1 नंबर के बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे उस समय का मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, 2 नेशन थ्योरी इसको हम बोलते हैं, और इसके खिलाफ जो उस समय के एक मुस्लिम सबसे बड़े नेता थे जो जिनको हम सीमांत गांधी भी बोलते हैं, ये थे अब्दुल गफ्फार खान। इनको हम बोलते हैं कि ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बड़ा आसान है, इजी है, बना के भी आप लिख कर आ सकते हैं इसको, बस एक बार आपको समझने की कोशिश है। तो क्या हुआ, देखिए विभाजन के रिजल्ट क्या है। गदर फिल्म ऑलमोस्ट आप सबने देखी होगी, तो उस फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया लगभग आप वैसे ही इमेजिनेट कर सकते हैं। हालांकि उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से धर्म के आधार पे लोगों को एक दूसरे के लोग धर्म के आधार पे मार रहे थे, लेकिन विभाजन के यहाँ पे परिणाम कुछ थोड़े से और ज़्यादा है। जैसे सबसे पहला अगर हम पॉइंट पढ़ें आपको समझ में आएगा कि बड़ी आबादी का स्थानांतरण। देखिए, जो आप उस समय लिख कर आ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर, देखो लोगों के अंदर उस समय ये नहीं पता था उन्हें कि किस तरीके से हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। बताते हैं कि 14-15 अगस्त तक की रात को लोगों को ये नहीं पता था कि कैसे हमारा जो मुख्य स्थान है वो कहाँ पर है। देखिए, तो हम बात करेंगे किस तरीके से विभाजन के क्या परिणाम निकले, और इसमें जो सबसे बड़ा परिणाम आता है कि उस समय बड़ी आबादी का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लार्ज और मास पॉपुलेशन। बताते हैं कि 80 लाख लोगों को किस तरीके से धर्म के नाम पर उनका बंटवारा हुआ, और एक दूसरे लोग जो हैं वो हिंदू धर्म के लोग अपने स्थान को ढूंढ रहे थे और इस तरीके से मुस्लिम धर्म के लोग अपने स्थान को। तो बड़ी आबादी का स्थानांतरण हुआ और लगभग उस समय संख्या 80 लाख बताई जाती है। ये भी 1 नंबर में आ सकता क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। अगला अगर हम बात करें तो इसमें भी देखो एक पॉइंट छूट गया, सॉरी, इसमें बता दें कि कैसे अनियोजित यानी कि अनप्लान्ड, और उस समय की सरकार ने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा, जो कि अनियोजित था और दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्थानांतरण इसको हम कहते हैं।
दूसरे पॉइंट में आपको जो याद रखना है, विभाजन के परिणाम में देखिए कितना इजी पॉइंट है, और इसमें आपको बता रहे हैं कि कैसे सांप्रदायिक दंगे, बेरहमी से लोगों को मारना, अपने घरों को छोड़ने की भयानक कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सांप्रदायिक दंगों में 3 ऐसे स्थान हैं जो आप याद रख सकते हैं। इन 3 स्थानों की हम बात करें तो देखो, सबसे पहले कलकत्ता की बात हो रही है। ठीक है, कलकत्ता की बात हो रही है, किस तरीके से अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में दंगे हुए। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक लाहौर में दंगे हुए। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी उस समय ठीक ढंग से काम नहीं कर पाई। अगला है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि PDF में महिलाओं का अपमान लिखा हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि अगर आप इमेजिनेट करें तो उस समय लड़कियों को बड़े स्तर पर निशाना बनाया गया, और इवन अपने परिवार के लोग अपनी इज्जत को बचाने के नाम पर लड़कियों को जहर दे देते, और कई लोगों ने चलती महिलाओं के साथ जबरन विवाह किया। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से महिलाओं को हजारों की संख्या में दुर्व्यवहार झेलना पड़ा। और आज़ादी के बाद हालांकि कई महिलाओं को पाकिस्तान से लाया गया, यहाँ भारत से पाकिस्तान भेजा गया, तो परिवार से अलग रहकर महिलाओं को जिस तरीके का जीवन व्यतीत करना पड़ा, वो दिखाता है कि उस समय का जो रिजल्ट था वो कुछ ज़्यादा खास, हम उसकी स्थिति के बारे में नहीं सोच सकते। दूसरा आता है, देखो शरणार्थी जीवन, ये भी इजी पॉइंट है। शरणार्थी वे लोग हैं जो अपने घरों से बिछड़ गए या जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं रहने का, और ऐसे में इन लोगों के लिए दोबारा से देखो जो सबसे बड़ी समस्या आई वो क्या थी, वो ये है कि अब ये लोग सारे कहाँ पे रह रहे हैं, कैंप में। और कैंप में रहने का मतलब है कि आपके पास वो संसाधन नहीं होंगे जो आपको अपने घरों पर मिलते हैं। ठीक है, कार्य, खान पान, आमदनी, इन सारी चीज़ों का जरिया आपसे क्या हो गया, निकल गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद इसमें रजवाड़ों का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ये है वीडियो का भाग 1, और ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम इसको चैप्टर को क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है।